बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद ही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से हों नाज़रीन। और ज़बरदस्त से मौसम का, इन सर्दियों का, इन ठंडी ठंडी हवाओं का यकीनन आप सब जो है वो लुत्फ़ उठा रहे होंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे इर्द गिर्द जिनके लिए ये रहमत जो है वो इस वक्त बाइस ज़हमत बन गई। कुछ लोगों की गफलत की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से। सो मैं बस यही दुआ करूँगी कि रब उनको हिदायत दे कि उनको जिन ओहदों पर बिठाया गया है, इक़्तिदार में जिस लेवल पर वो अपने लिए काम कर सकते हैं, दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो एक बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज का दिन आपको मुबारक हो। शायद बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन बहुत ख़ास होगा। क्यों ख़ास होगा? हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों की बर्थडेज़ हों, कुछ लोग ऐसे हों जिनकी एनिवर्सरी हो, कुछ ऐसे हों जिनको आज के दिन से कोई निस्बत मिलती हो, कोई याद आती हो, कोई प्यारा शायद आज उनसे मिला हो सकता है कोई उनका प्यारा आज के दिन बिछड़ गया हो। तो ये गम और ये खुशी ये दोनों साथ साथ चलते हैं और यही दोनों ज़िंदगी की अलामत भी हैं। चाहे आज के दिन के इमोशंस हैप्पी हैं या सैड हैं, लेकिन ज़िंदगी इट्सेल्फ मौजूद है तभी इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ये जो आपको एक नई सुबह मिली है, इसका पहले तो हम रब से शुक्र करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुश हैं तो आपको ढेरों मुबारकबाद और आपके लिए दुआ कि रब आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट हमेशा सलामत रखे। और हाँ, अगर आप गम में हैं, आप दुख में हैं, तो यकीन करें मेरी इस बात पर ज़रूर अमल कीजिएगा कि अगर आपके इर्द गिर्द आपका कोई अपना, कोई प्यारा मौजूद है तो उससे अपना गम, अपना दुख शेयर करके देखिए। हर किसी से नहीं, किसी अपने से, किसी अपने प्यारे से आप शेयर करके देखिएगा आपका दुख और गम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी ज़रूर आएगी जनाब। तो ये एक अच्छी छोटी सी बात थी जो मैं चाहती थी आपके साथ शेयर की जाए। और जहाँ हम मौसम की बात करें कि मौसम बहुत अच्छा है, कराची में आज फिर सुबह जो है वो बड़ी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आई डोंट नो कि रेन की जो है इस वक्त प्रेडिक्शन क्या है, बट मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। कल फिर भी थोड़ी सी धूप थी, आज दोबारा से जो है वो क्लाउडी है, पूरा मौसम ज़बरदस्त कराची वाले एंजॉय कर रहे हैं। सो जनाब, जहाँ हम एंजॉय करें वहीं पर जो है क्योंकि हम आदी नहीं हैं इस मौसम के, तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फ्लू है, गला ख़राब हो जाना, तबीयत का बोझल रहना, ये जो इशू हैं। और बहुत सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है उन पर इसका असर ज़्यादा होता है। लेकिन शायद हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मौजूद होगा जिसे खांसी हो रही होगी या फ्लू हो रहा होगा। तो ये जो ENT के मसाइल हैं, इनको भी हम चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए ताकि आप जो है वो अच्छे से अपने इस मौसम को एंजॉय कर सके। तो जब ENT की बात आती है तो एक ऐसे माहिर जिन्हें आप बारहा सलाम पाकिस्तान में देखते रहते हैं, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह। आज ये बताइए कितना अच्छा मौसम है कराची का। पिछले कुछ दिनों से हम बहुत एंजॉय करें, वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा, तो कैसे आपने एंजॉय किया इस मौसम को? क्या ख़ास किया आपने इस मौसम में? इस मौसम भूख बहुत लगती है। अच्छा, तो मतलब तो ओवर ईटिंग हुई है इस वीकेंड पे? 2 kg वजन बढ़ गया। 2 kg वजन? क्या आपका शुमार उन लोगों में होता है जो रोज़ वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं कि मैं देखूं मेरा वजन कितना है, ऐसा है? नहीं, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन तो खड़ा होना चाहिए। 2-3 दिन खड़ा होना चाहिए? महीने में 2-3 दिन, 2-3 बार खड़ा होना चाहिए या 2-3 दिन बाद खड़ा होना चाहिए? हफ्ते में 2 दफ़ा। हफ्ते में? मैं लास्ट कब खड़ी हुई थी? शायद 1 महीना हो गया होगा। जरूरत नहीं है। नहीं, उस टाइम लगा था कि नहीं, दोबारा से ज़रूरत हो गई है। बट इट्स गुड। आपको ये जो है ना अपना जो वेट है इसे बहुत ज़रूरी होता है कंट्रोल करना, कि ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाते हैं, आपकी सारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम हो सकते हैं। एक शख्स जो मोटा होगा, आप सोचें उसके लिए कितना मुश्किल है अपने लिए तमाम चीज़ों को पूरा करना। सो जितने आप हेल्दी रहेंगे उतना आप अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो आप उससे मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बारिश में आपने कहा कि ओवर ईटिंग होती है, तो आपने क्या खाया है ऐसा ज़बरदस्त जो आपको, जब बारिश होती है तो आपको उसकी वो होती है कि मुझे ये खाना है बारिश के मौसम में? एक्चुअली जो मैं खाना चाह रहा था और मैं अपने स्टाफ को भी खिलाना चाह रहा था, मछली मिली ही नहीं। ओह अच्छा, मछली नहीं मिली आपको? हाँ, नहीं,
सब खत्म हो गई थी जनाब। अच्छा ओके, जबरदस्त। मैंने भेजा तो फ्राइड फिश मिली नहीं कहीं। अच्छा ठीक है। तो एनीवे फिर आपने क्या खाया? मौसम बहुत अच्छा है। पराठे वराठे, कुछ बेसन के पकौड़े, कुछ बेसन की रोटी, ऐसा कुछ? इसमें गर्म चीजें खाने बड़ा लुत्फ रहता है, लुत्फ आता है और बेहतर रहता है कि गर्म हम मशरूबात पिए, गर्म चीजें। अच्छा, ये मैं डॉक्टर साहब से सारी बातें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक अरसे से ENT को ये देख रहे हैं, इस शोबे से ये वाबस्ता हैं। सो डॉक्टर साहब बहुत ख्याल से किस चीज़ों का भी इस्तेमाल करते होंगे कि ये चीज़ इस मौसम में बेहतर है, ये मेरे गले के लिए बेहतर है, या ये मुझे इस चीज़ से महफूज रख सकती है। सो इसलिए जो डॉक्टर्स मील ले रहे होते हैं ना, उस पर थोड़ी नज़र रखा करें कि ऐसा क्या खाते हैं, क्योंकि इनके पास हर चीज़ के लिए जो है वो मैनेजमेंट मौजूद होती है। तो डॉक्टर साहब, इस मौसम में आपने तो कहा वैसे आलू के पराठे आपने स्किप कर दिए भी वैसे डॉक्टर जो खाते ना पूछे, लोग फिर उस पर खाने लगे। अच्छा, मैं भूल गई थी, ये थोड़ी हम परहेज बताते हैं, हम परहेज बताते हैं, लेकिन खुद नहीं करते हैं। खुद नहीं करते ना। हाँ, जबरदस्त, ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर साहब, तो आलू के पराठे, हाँ, तो आलू के पराठे तो मेरे ख्याल से वजन के लिए भी बढ़ाते हैं और तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन इस मौसम में जिस तरह आपने कहा गर्म मशरूबात का आप कह रहे हैं जो शानदार है, यखनी है, सूप है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गले को सूदिंग इफेक्ट देती हैं? अब गर्म मशरूबात ही मैं कहूँगा कि ऐसे आपके बड़े सूदिंग रहती, सूप वगैरह हुआ, क्लियर सूप हुआ, क्लियर सूप, तो उसमें सॉसेस नहीं ऐड करने और वो फिर आपके गले को और नुकसान पहुंचाते हैं ना। लेकिन हम असल में हैं ही चटोरे लोग हैं, हम कैसे रह सकते हैं इन तमाम चीज़ों के बगैर। बट यस, अगर आपको गले में प्रॉब्लम है, खराश है, आपका गला ख़राब है, तो आप उस टाइम अवॉइड करें। आप क्लियर सूप जो है वो आप उसका इस्तेमाल करें। आप वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं, आप चिकन सूप भी ले सकते हैं, या आप यखनी जो है वो मटन की यखनी बहुत सारे लोग पीते हैं। वैसे अजीब सा टेस्ट नहीं होता उसका? बड़ा मज़ा आता है, मज़ा आता है। You have to have a taste for it. Yes, डेवलप करना पड़ता है वो फ्लेवर। वो किस एज में होता है डॉक्टर साहब? कुछ लोगों को बचपन में नहीं खिलाया, नहीं बचपन में नहीं खिलाया तो बड़ी मुश्किल से डेवलप होता है। बचपन से आदत डाली जाती है इन चीज़ों की बच्चों को, अगर थोड़ा थोड़ा चखाएं तो उन्हें रहता है टेस्ट डेवलप करते। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो मटन और बीफ का इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि उनको वो टेस्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया, और अब जो है वो उनके टेस्ट बड्स को वो अच्छा ही नहीं लगते। होता है कि बच्चे अपनी मर्जी से खाते हैं ना, उस वक्त माओ को चाहिए कि थोड़ा सा उन्हें फोर्स करके या थोड़ा सा उनके उन्हीं चीज़ों को मुख्तलिफ शेप में बना के दें, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह। अब मुझे खानी पड़ती है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब यंग थे हम कभी नहीं चखा हमने। तो ये डेवलप करने में वेजिटेबल का टेस्ट टाइम लगा। ओके, हाँ, तो इसलिए जब पता चला कि हेल्दी है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आपने उसको यूज़ किया तो फिर टाइम लगा। तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए बचपन में बच्चों को थोड़ी सी आदत डालना चाहिए कि क्लियर सूप वगैरह हुआ, इस चीज़ें वेजिटेबल्स में, ताकि दे शुड डेवलप अ टेस्ट फॉर इट। एग्जैक्टली, क्योंकि जो बाहर की भी जो हम उनको पैक, टेट्रा पैक और ये डिफरेंट जूसेस ये सब चीज़ें देते हैं, तो ये भी हम ही उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं ना कि आपने इस चीज़ का, ये चीज़ आपको पसंद है या नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है माओं के लिए कि वो खुद घर में जो चीज़ बना रही हैं वो तमाम टेस्ट जो है वो बच्चों को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। शायद फर्स्ट टाइम आप खिलाएंगे तो उनको नहीं पसंद आएगा, लेकिन 2 बार 3 बार आप ट्राई ज़रूर करें। एक बार अगर वो नहीं खाता तो ऐसा नहीं है कि आप उसे रोक दें। तो आपका ग्रैंडसन क्या शौक से खाता है डॉक्टर? नहीं, इट्स एनीथिंग, लेकिन ये कि खाने में बहुत मुश्किल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे नॉर्मली? एज अ डॉक्टर आप नहीं, कुछ बच्चे नहीं, मुझे लगता है बहुत सारा एक जो है वो तबका बच्चों का ऐसा है। छोटा वाला जो तो खा लेता माशाल्लाह से, लेकिन कुछ बच्चे जरा खाने में प्रॉब्लम देते हैं, तो उनके पीछे लगा रहना पड़ता है, खेलते रहते हैं। वो खाना खाते हैं कि पान खाते हैं, मुंह में रख लेते हैं, निवाला चबाते रहेंगे और बहुत अरसे। राइट, अच्छा, ये बच्चों में ना एंगर भी डेवलप करती है चीज़। जब आप बच्चे का पेट नहीं भरा होता तो वो फिर गुस्सा भी करता है, वो ज़िद भी करता है, और माओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके उस एंगर को डील करना। और ये आप नॉर्मली भी देखें, जब आप बच्चों को ऐसे देखें जो नहीं प्रॉपर खाना खा रहे होते, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो बच्चे जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हो या उनको प्रॉपर ब्रीदिंग ना हो रही हो, उनमें भी इस तरह की जो है एग्रेशन या गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि ब्रीथ जब आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो आप अजीब सी घबराहट का शिकार होते हैं। और बच्चे क्योंकि बता नहीं पाते, लेकिन वो फिर
अपने गुस्से के ज़रिए या वो जो एंगर वो शो कर रहे होते हैं उसके ज़रिए ये चीज़ जाहिर हो रही होती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। इन्वेस्टिगेशन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसको देखेंगे कि आया किस वजह से जो है मेरे बच्चे का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। डॉक्टर साहब, हम बिहेवियर, क्या ये जो बीमारियाँ होती हैं इनका ताल्लुक डेफिनेटली बिहेवियर से होता है कि ये बिहेवियर्स को चेंज करती हैं? कुछ ऐसी चीज़ें, चेस्ट इन्फेक्शन है, आपको ब्रीदिंग नहीं हो रही तो आप देखिए, जब आदमी थका हुआ तो चिड़चिड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा चेंजेस तो आती हैं बीमार होने के साथ। राइट अच्छा, हम जो आज क्योंकि डॉक्टर ENT हैं तो हम थ्रोट इन्फेक्शन के हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अभी बारिश का मौसम आया तो बदपरहेज़ी भी काफ़ी हुई। जिन लोगों ने बेसन के पराठे खाए या अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे थे आप, साग का कोई टेस्ट नहीं होता, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये इतनी कोई बेहतरीन चीज़ है, आपको पता है ये कितनी प्यारी सौगात है। बातें ऑन एयर नहीं जानी चाहिए। अच्छा ऐसा था, चले डॉक्टर आपने ऐसा नहीं कहा था। मैं मुकर गई हूँ अपनी बात से, बट देखिए हमने ये वो बात आ गई, अपने टेस्ट की बात आ गई। सो मकई का नहीं, सरसों का साग और मकई की रोटी के हज अकबर रस जब मुझे कोई देता है बड़े शौक से खाता हूँ, बड़ी तारीफ भी करता हूँ। अच्छा, तारीफ करता हूँ लेकिन मुझे टेस्ट समझ नहीं आता। आगे ना बोले ना। अच्छा, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं आज जिनको कुछ लोग इस मौसम में एंजॉय कर रहे होते हैं, और इवन के पाया, कुछ लोगों को पाए बहुत पसंद होते हैं इस मौसम में, वो उसका एंजॉय करते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी फिश का जिक्र किया कि वो एक बड़ी ज़बरदस्त ख़ास चीज़ है जो इस मौसम में, वैसे तो आपको बाकी भी महीनों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सर्दी में इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए भी और आपको इन तमाम चीज़ों से भी बचाता है। डॉक्टर साहब, गला ख़राब होता है तो आपको टेम्परेचर फील होता है इस मौसम में, और वायरल्स भी आ रहे हैं, अभी बारिश हुई है तो फिर और अजीब, क्योंकि हमारे शहर में कचरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से मच्छर से कितने आप सोचें बुखार और बीमारियां पैदा हुई। लास्ट ईयर हमने डेंगू भी देखा, फिर अभी चिकनगोनिया कुछ अर्से पे देखिए आप, देखें वो कितना रहा, और आई थिंक अभी भी वो उसके मौजूद हैं। अभी भी चिकनगोनिया रिपोर्ट हो रहा है बहुत कम तादाद में, लेकिन शुरू में तो बहुत ज़्यादा एपिडेमिक सा हो गया। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, ये बल्कि एंडेमिक लिमिटेड जगह में था, मलेरिया लिमिटेड, अब मेरे ख्याल से वो और ज़्यादा जो है वो फैल रहा है। नहीं, अब कम हो गई, कम हो गई उसकी तरफ चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बुखार का होना, हरारत का पैदा होना जिस्म में, और उसमें आपको गले का ख़राब महसूस होना, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में ये लोग जो है वो कहते हैं कि ना आप दवा खा लेनी चाहिए, आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट कि एक दिन 2 दिन? देखिए, अगर ये समझ लें बुखार क्यों होता है, जरासीम अंदर जाते हैं तो उनके खिलाफ ग्लैंड जो हमारे, ठीक है, वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। जब ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा काम करने से उनकी एक हरारत पैदा होगी, वो हरारत आपको बुखार की शक्ल में आपके जिस्म में महसूस होती है। ठीक है, तो इट्स अ गुड साइन टू हैव फीवर ओकेजनल, साल में एक दफ़ा। बिल्कुल, आपके एक इंडिकेशन है कि आपके जिस्म में आपके एक्टिविटी हो रही है। वो एक्टिविटी क्या है? जरासीम के खिलाफ है, तो बेहतर एक्टिविटी हो रही, पॉजिटिव है। तो अब अगर बुखार बहुत देर तक रहे या सर्दी से लगे और ना जाए एक दिन में, तो फिर यू इन्वेस्टिगेट। ओके जी, तो फिर ब्लड टेस्ट करके फिर उसके बाद देखिए, हमारी मेडिसिन जो है विद रीजंस है, दलील के साथ हम इलाज करते हैं विद रीजंस। तो हमारे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है दैट इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, कि आप पहले ऑब्जर्व कर लें, फौरन एंटीबायोटिक शुरू ना करें, ऑब्जर्व करें, बुखार नहीं जा रहा है तो उसको फिर टेस्ट करके देखें, क्योंकि वहाँ पर गंदगी बहुत है, जैसे आपने कहा मच्छर और कचरे का शहर है, कचरे का शहर बना दिया हमने। बिल्कुल, और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मैं आज भी कहूँगी कि ये सच है, हमें इसको मानना है। ठीक है, हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की, जो आपका सिलसिला था कि तमाम इलाकों को साफ़ किया जाए, कचरा उठाया जाए, वो नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। हम दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ है कि वो करें, लेकिन मेरी और आपकी भी तो ज़िम्मेदारी थी ना। वो कचरा इतना सारा किसी दूसरे ने तो नहीं ला के डाला ना। अगर एक मोहल्ले में, एक एरिया में एक इस तरह कचरे का एक जगह, एक प्लॉट है, आपने उसको कचरे का प्लॉट बना दिया है, तो उसी इलाके के लोगों ने वहाँ कचरा फेंका है, तो वहाँ कचरा जमा हुआ है। तो लोग तो नहीं उठाएंगे ना, गवर्नमेंट जॉब टू पिक इट अप फ्रॉम देयर। एक आप मुझे बताएं, एक तरीक़ाकार है, आपके पास कचरा उठाने के लिए लोग आते हैं जो डेली आते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं आपसे और आपके घर का कचरा उठा के ले जाते हैं। ऐसा ही है ना, कितना आसान सिलसिला है।
कुछ पैसे वो लोग देते हैं और वो आपके घर का कचरा ले जाते हैं। फिर आप क्यों उस थोड़े से पैसे को बचाने के लिए आप अपने मोहल्ले में एक ऐसा प्लॉट बना देते हैं जहाँ पर जिसकी मर्जी आई, एक आंटी खड़ी है अपने मोहल्ले से, आप कचरा उछाल रही। ये व्हाट इज दिस? ये कौन, किसने किया? ये आपने और मैंने किया। मैं मानती हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हमें सफाई करके दे, कचरा उठाए, लेकिन अपने मोहल्लों को खराब करना, अपने इर्द गिर्द कचरे का ढेर बनाना, इसमें हम भी कसूरवार हैं। सही बात है, इनकार नहीं करना। अगर हम इंडिविजुअली अपने आप को करेक्ट कर लें, अपने आप को साफ रखें, तो मोहल्ला साफ रहेगा। बिल्कुल रहेगा। मोहल्ला साफ रहेगा तो शहर साफ रहेगा। सही। तो जो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि बुखार की हरारत होती है जिसकी वजह से जो है वो आपको गले में ख़राब हो या कोई भी इन्फेक्शन जिसम में जब पैदा हो रहा होता है, तो बुखार जो है वो इंडिकेट करता है कि देयर इज़ समथिंग, कोई मसला है जिसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं फर्स्ट सेकेंड डे मेडिसिन का इस्तेमाल ना किया जाए, नॉर्मल चीज़ों को जो है वो यूज़ किया जाए, और देन फिर ब्लड टेस्ट करना है। आप कह रहे हैं तीसरे चौथे दिन अगर बुखार ना जाए तो उसमें इन्वेस्टिगेशन। अब तो मलेरिया और टाइफाइड भी लोगों को हो रहे हैं, और चिकनगोनिया भी है मलेरिया में, चिकनगोनिया भी है। बहरहाल एनीवे ये सब वायरस के दिन है, इसमें चीज़ें हो जाती हैं। और एहतियात कैसे करें? एहतियात देखिए, मच्छर से बचने के लिए मॉस्फल वगैरह लगाएं जो आपके रिपेलेंट हैं मॉस्किटो के, और अपने आपको गर्म मशरूबात लें। मज़ीद एहतियात का आप यू लिव नॉर्मली, बट द थिंग इज़ कि ये मौसम है कि थोड़ा बहुत नज़ला हो जाता है लोगों को। और बड़े ताजुब की बात होगी, नाजरीन बड़े परेशान होंगे सुनकर, ये ज़माने पेशेंट कम हो जाते हैं। वजह यह कि खासा हेल्दी सीज़न कहते हैं हम इसे, सर्दी को। हाँ सर्दी, ये ज़माने बड़े बेहतर होते हैं लोग। नज़ला ज़ुकाम तो रहता है, मामूली सी चीज़ें होती हैं। अच्छा। लेकिन आमतौर पर लोगों की सेहत बेहतर रहती है इन दिनों में। अच्छा। हाँ राइट, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है, और वैसे भी बारिश जब नहीं हो रही होती उससे पहले भी बड़ी मुख्तलिफ तरह की बीमारी होती हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। और अगर पेशेंट्स का नंबर कम हो जाता है तो ये तो एक बहुत ही अच्छी सी बात है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये डेली क्लिनिक भी कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों को गले में ख़राबी तो होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कफ शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को ड्राई कफ होती है, कुछ लोग इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको चेस्ट में पेन फील होने लग जाता है। और कफ सिरप है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसको रोकने के लिए, उससे कम करने के लिए। तो खांसी को ख़त्म करना, उसे रोकना, या उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए अगर वो मुसलसल रहती है तो। खांसी आमतौर पर गले की इरिटेशन से होती है, ठीक है। एंड पोस्ट नेजल ड्रिपिंग फ्रॉम साइनसेस, ये गाल की हड्डियाँ, पेशानी की हड्डियाँ, इनसे रेशा निकल के नाक से होता है गले में जा रहा है, और ये जब गले में जाके इरिटेट करता है तो कॉफिंग होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा माउथ अपना हाइजीन सही रखें और नज़ले ज़ुकाम से बचें, और अगर है तो आप फिर गार्गल्स करें, सेलाइन गार्गल्स करें, ठीक है। और थोड़ा सा एंटी एलर्जिक कोई ले लें। अच्छा। जैसे जुशांदी बहुत सारी यहाँ हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने कुछ बात ऐसी की थी कि क्योंकि हर पैथी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं डेफिनेटली। जो मेरे देखने वाले हैं मैं उनको भी हमेशा ये कहती हूँ कि जहाँ आपका दिल मुतमईन हो, जिस चीज़ को करते हुए आपको लगे कि हाँ इससे मुझे शिफा मिलेगी, आप वो कीजिए। हम आपके सामने हर तरह की चीज़ रखते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स भी आते हैं, यहाँ हकीम भी आते हैं, यहाँ होम्योपैथ भी है। हर चीज़ के हवाले से हम आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जब फ्लू होता है तो आप कह रहे हैं कि एलर्जी की मेडिसिन खा ली जाए ताकि फ्लू को कंट्रोल किया जाए। काम करना है आपने, अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, फ्लू में बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कहते ये हैं कि फ्लू को आपको रोकना नहीं चाहिए, उसमें आपको मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया, उसको ड्राई कर दिया, तो वो फिर पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे? मैंने अभी कहा ना कि अगर पहले दिन बुखार पे आप एंटीबायोटिक ना शुरू करें, थोड़ा सा वेट करें, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो अपने ऊपर उसको हावी होने ना दें, फिर इन्वेस्टिगेट करके दवाई ले लें, सिम्टोमेटिक लें या पर स्पेसिफिक दवाई लें जिस पे आप डायग्नोस करते हैं। ओके। तो लैब टेस्ट आर नेसेसरी।
राइट, तो ये आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट हम तो इन्वेस्टिगेट। अच्छा, ये तो हो गया ना वायरल है या मौसम की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 12 महीने छींके, फ्लू, रनिंग नोज, ये तमाम प्रॉब्लम। वो पेरिनियल होता है कि उन लोगों के एलर्जिक टेंडेंसी, उनका मिजाज बलगमी मिजाज जैसे कहते हैं। अच्छा, कि नज़ला ज़ुकाम उनकी टेंडेंसी होती है, एलर्जिक टेंडेंसी। तो फिर वो कैसे ट्रीट होता है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ओके, यू टॉकिंग इन जनरल, अगर किसी को बार बार छींके आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खांसी है, उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो गया, उसकी वजह से एस्थमा हो गया, तो यू डू सर्टन टेस्ट कि उनका फिर ये अगर एलर्जी को कम। एलर्जी क्या है? एलर्जी इज एन अल्टर्ड रिएक्शन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स अ फॉरेन सब्सटेंस। ट्रू। और अगर वो फॉरेन सब्सटेंस कोई हवा में है तो सांस लेना तो आप परहेज नहीं बता सकते ना, सांस लेना रोक दें। तो फिर हम उस बंदे को इस काबिल करते हैं कि वो एलर्जेंस आते भी रहें और वो काम करते भी रहें। आजकल ओरल वैक्सीन निकले बच्चों और बड़ों के लिए। अच्छा, कि आप ड्रॉप देते रहें 1 महीने तक, फिर रोक दें, फिर 1 महीने के बाद फिर उसको बूस्टर दें, तो 1 साल तक वो बेहतर रहते हैं एलर्जी के लिए। एंटी एलर्जी इसमें होता है कि वैक्सीन्स में मरे हुए जरासीम होते हैं, प्यूरिफाइड एंड किल्ड बैक्टीरिया, उनकी बहुत कम मकदार हम मुँह में डालते हैं ताकि जिसम में मदाफ़ियत बढ़े, जिसम में एंटीबॉडीज़ बढ़े। और बार बार उनको देते हैं, हर रोज़ कतरे पिलाते हैं, तो हर रोज़ थोड़ी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं, क्योंकि जिसम में कोई जरासीम जा रहा है, जरसूम जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। हर रोज़ उन एंटीबॉडीज़ की थोड़ी थोड़ी मकदार जब हम बढ़ाते हैं, जब एक्चुअल दुश्मन आएगा, एक्चुअल बैक्टीरिया आएगा, तो जिसम में वो एंटीबॉडीज उसे पकड़ लेंगे, किल कर देंगे। तो मतलब आप उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, दिस इज द थीम ऑफ गिविंग ओरल वैक्सीन्स। ओके, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। आज आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, अच्छी यादें बनाने वाला मौसम है, अच्छी यादें याद करने वाला मौसम है ये। लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं या अक्सर जो है वो तबीयत ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आप बेहतर तरीके से उस मौसम को, उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। सो उसमें आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस पर हम बात करें, क्योंकि नॉर्मली इस मौसम में ऐसे ही होता है कि गला ख़राब है, फ्लू हो गया है, या टेम्परेचर आप फील कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ मौसम की वजह से हुई है, कोई वायरल है, तो उसको आपको कैसे डील करना है, इस पर हम बात करें हैं। हमारे साथ डॉक्टर फसीउल्लाह मीर जो हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक मैसेज मेरे पास आया था इस्लामाबाद से कि पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। सो वहाँ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स हैं, या तो फ्लू बहुत ज़्यादा है, गला ख़राब है, या स्पेशली एक और इशू है कि आंखें रेड हो जाती हैं, आइज़ रेड हो जाती हैं, स्वेलिंग होती है आँखों में इस एलर्जी की वजह से। तो ये जो पोलन एलर्जी है, मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जी, और लोग रह रहे होते हैं वहीं पर, उनको प्रॉब्लम होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, मेजॉरिटी सही रहती, कुछ लोग हैं जो ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो उनका फिर मुआयना होकर, उनका एक्सरे करके, उनका कैमरे से मुआयना करके देखते हैं कि नाक में एलर्जी रह रहे कि पॉलिप्स तो नहीं बन गए। क्योंकि पॉलिप्स जो होते हैं नाक में, रसूली कहते हैं उससे, ग्रोथ हो जाती है ना, जिसमें सूजन होके पानी भर जाता है और हार्ड हो जाते हैं, अंगूर की तरह बिल्कुल। तो वो नाक के अंदर होते हैं, गाल के अंदर होते हैं, पूरे उसमें भर जाते हैं। और पॉलिप्स का लिए बैठना सही नहीं होता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसका प्रॉपर फिर उसको निकाला जाता है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अवेयर ही नहीं होंगे कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। अब वो लोग जो शायद छोटे शहरों में, गांव देहातों में रहते हैं, कुछ लोगों को शहरों में रहते हैं, उनको भी अवेयरनेस होने के अलावा काहिल होते हैं, लोग सुस्त होते हैं, अपने आप को टालते रहते हैं कि ओके हो जाएगा, बाद में जाएगा। जब तक दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, हमारा डॉक्टर से रिश्ता ही उस वक्त बनता है, या हम जाते हैं उसके पास वक्त है जब यहाँ तो हमें बहुत दर्द हो रहा होता है, या अल्लाह ना करे कोई चीज़ ऐसी हो जाए जिसमें बस फॉरन इमरजेंसी की कंडीशन हो, तो हम जाएंगे। अदरवाइज हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं कि बस जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। क्योंकि हमारी हवा में भी जो है वो इस तरह के डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं। आप देखें सड़कों पर गाड़ी का धुआं इतना है, कचरा है, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो हवा में भी, पानी में भी आपको जरासीम मिल रहे हैं डॉक्टर साहब, कि हर वक्त जो है वो आपके अंदर
जर्म्स जो हैं वो एंटर ही हो रहे होते हैं। अब आप जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो भी उसमें आपको जर्म्स मिल रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो भी, जो आप फूड खा रहे हैं उसमें भी जो है वो केमिकल ऐड किया गया है। कुछ मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो आप खाने में शामिल कर दी जाती हैं। चिकन खा रहे हैं तो उनमें हार्मोन्स इंजेक्ट किए हुए हैं। तो इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना हो सकता है जिन चीज़ों से आप बच सकते हैं आप अपना ख्याल करें। और वो लोग जो एलर्जी का शिकार हैं, दूसरे लोग अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं और जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं डॉक्टर साहब वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो कुछ ख़ास इस तरह की कुछ एहतियात जो आप बताएंगे एलर्जी के पेशेंट, चाहे किसी भी तरह की एलर्जी हो, और उससे वो बच सकते हैं अगर ये तमाम एहतियातें करें। नंबर 1 तो अगर फूड एलर्जी है, ठीक है, तो अपनी एलर्जी को खुद आइडेंटिफाई करें। ओके। डॉक्टर आपके पास आपके खाने को नहीं कहनेगा कि आज आपने क्या खाया, किससे एलर्जी हुई। यू हैव टू मेक ए नोट ऑफ इट कि आप जो खा रहे हैं और इस खाने के बाद एलर्जी हुई, तो बैठ जाएं सुकून से, कागज़ कलम लें और सोचें आपने क्या क्या खाया। अपने खाने को कॉम्प्लेक्स ना करें एलर्जी को। अगर आपने डायग्नोस करना है कि मुझे खाने की एलर्जी और किस चीज़ से है, तो आप खाने में 2-3 चीज़ें खाएं और फिर जब आपको उससे एलर्जी होती है तो लिखें इस दिन मैंने ये खाया था, ये हुआ। फिर उसमें से एक चीज़ को छोड़ दें तो दो खाएं। तो आपको खुद मालूम करना है कि खाने में किस चीज़ से एलर्जी है। राइट। और जो नेज़ल एलर्जी है इसके लिए तो आप मुआयना करवाएं, क्योंकि आप हवा को रोक नहीं सकते। तो दूसरी चीज़ जो आप नेज़ल एलर्जी वगैरह में कर सकते हैं, घर में पेट्स तो नहीं है, घर में तोते शोते कोई चिड़ियाँ तो नहीं पाली हुई आपने, कुछ लोगों को उससे होता है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है, एक तो अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपनी हैबिट्स को और अपने खाने को देखते हुए क्या आपने खुद थोड़ा सा पॉइंट, और फिर हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हम पूछते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही स्टार्ट से ही जो है उनको एलर्जी, वो बच्चे एटोपिया कहलाते हैं। उन बच्चों में जब वो बड़े होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो बच्चे शुरू में खासा की नाक बहती है, when they grow up they develop। और कुछ लोगों को एक सर्टेन एज में जाकर आइडिया होता है कि उनको किसी एलर्जी का शिकार है, कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये एलर्जी की, तो ये कभी भी किसी भी एज में हो सकती है कि आपको किसी चीज़ से, एक चीज़ जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे थे, मीट एलर्जी होती है, कुछ लोगों को मीट से एलर्जी हो जाती है। सो आप कोई चीज़ ऐसी हाथ में पहनते हैं उससे आपको एलर्जी होती है। कुछ लोग हैं जो शायद इमिटेशन ज्वेलरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको एलर्जी होने लग जाती है। सो इट डिपेंड्स कि आपने, जो डॉक्टर आपने कहा ना कि आपने देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ आपने की है, या ऐसा अगर फूड एलर्जी है आपको तो आपने कौन से ऐसे फूड का इस्तेमाल किया जिसके बाद आपको एलर्जी फील हो रही है। सो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चीज़ को मैंने स्किप कर देना है या अपनी लाइफ से निकाल देना है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मुझे तकलीफ होती है, मैं प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एलर्जी जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है थ्रू मेडिसिन? हाँ, एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक दी जाती हैं, या फिर उसको ख़त्म करने के लिए ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ दी जाती है, यानी उसके वैक्सीन दी जाते हैं। और उसकी तादाद खासे अरसे तक देना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा जैसे वैक्सीन दी जाते हैं ऐसे लोगों में जो चेस्ट जिनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो, या थ्रोट के लिए मैंने कहा ओरल वैक्सीन देते हैं, वो हार्मलेस हैं। मैंने दूसरे वैक्सीन जो इंजेक्शन से दिए जाते हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर डॉक्टरों को परखना पड़ता है कि भाई वेदर द पेशेंट रियली रिक्वायर्स कि इसको ये रिस्क लें कि इतने साइड इफ़ेक्ट होने के बावजूद इनको दी जाए। बाज़ वक्त जहर को मारने जहर ही देते हैं। तो ये जो आपका वैक्सीन का फार्मूला है वो यही है कि स्लो डोज में देते हैं ताकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती रहें, ताकि इतनी मकदार जिस्म में एंटीबॉडीज़ की बन जाए कि जब वो एलर्जन आएगा, जो एलर्जी जिससे हो रही है वो चीज़ जाकर दाखिल होगी जिस्म में, तो आपको बीमार नहीं करेगी। अच्छा, ये जो एंटी एलर्जीज़ का इस्तेमाल है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा तादाद में एंटी एलर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह ग्रॉसरी में पेन किलर्स आ रही होती हैं, इस तरह एंटी एलर्जी भी आ रही होती हैं। कहते हैं हमें एलर्जी है, हमने तो इस्तेमाल करनी है और हमें ये खाना है। खाना खाते हैं, वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे उनको एलर्जी होती है। वो कहते हैं ठीक है, इसके बाद जो है वो हम एलर्जी की मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेंगे। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, स्पेशली अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ तो डॉक्टर साहब इसका भी तो साइड इफ़ेक्ट देखिए, एंटी एलर्जी जो टैबलेट्स वगैरह आती हैं उसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि नींद बहुत आती थी। अच्छा। अब क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर आदमी इस्तेमाल करता है, बहुत कॉमनली एलर्जी इतनी कॉमन है कि एंटी एलर्जेंस आपको काउंटर में मिल जाएंगी बगैर नुस्खे के। बाहर यूरोप वगैरह में सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, बगैर लिखे आपको कोई दवा नहीं मिलेगी। लेकिन एंटी एलर्जिक जो है वहाँ पर भी काउंटर मिल जाएगी। तो अब इसमें जब ऐसे हुआ कि एंटी एलर्जी की वजह से नींद या ग़ुनूदगी बहुत होने लगी, तो ऐसी चीज़ें दरियाफ़्त हुई, ऐसी टैबलेट्स वगैरह आ गई, सिरप्स आ गए, जिससे
साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, नींद कम आए, तो एंटी एलर्जी भी लें और आप फ्रेश के फ्रेश रहें। बिल्कुल। तो एंटी एलर्जी का इस्तेमाल मैं कहूँगा करते रहें। अगर कोई कर रहा है तो बेहतर कर रहा है, क्योंकि एलर्जी बिगाड़ के जो है बहुत सारे कर देती है। एग्जैक्टली मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं भी कुछ इस्तेमाल करी थी मेडिसिन एंटी एलर्जी, जो उस पर मुझे भी यही प्रॉब्लम था कि बहुत नींद आती है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जो है वो अपनी रूटीन को फॉलो कर सकें। सो बट येस, इस तरह की मेडिसिन मौजूद हैं। अगर आप एंटी एलर्जी ले रहे हैं और आपको लगता है कि उसकी वजह से जो है मुझे इतनी नींद आती है, गुनूदगी होती है, मैं काम नहीं कर सकता, ऑफिस में हैं आप, तो आप किस तरह परफॉर्म करेंगे। सो अब इस तरह की मेडिसिन मौजूद हैं। आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप कराची में हैं तो डॉक्टर फसीउल अमीर जो है ये यहाँ पर क्लिनिक कर रहे होते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं और आप इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी एलर्जी भी कंट्रोल हो और आपका लाइफस्टाइल जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। हर चीज़ में तब्दीली आई है, तो इस तरह की एंटी एलर्जी जो हैं वो भी मौजूद हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और भी चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले भी मुख्तलिफ मैसेजेस कॉल्स रिसीव होती रहती हैं, सो मैं फिर वो सवाल याद रखती हूँ जितने मुझे रहते हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे तो फिर हमसे पूछ लेंगे कि वो लोग जिनका हम इस पर एक प्रॉपर प्रोग्राम भी कर चुके हैं, जिनको टॉन्सिल्स होते हैं, उनको तो हर थोड़े दिन बाद उनका गला ख़राब हो जाता है। जैसे ही मौसम तब्दील हो, हम सर्दी से गर्मी की तरफ जाएं, गर्मी से सर्दी की तरफ जाएं, थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलें या गर्मी शुरू हो, फ़ौरन उन पे जो है अटैक होता है, उस चीज़ का असर होता है और गला ख़राब हो जाता है। सो टॉन्सिल्स के पेशेंट पर वायरल का इफेक्ट होना डबल एक तकलीफ का बाइस बनता है। देखिए, अगर मामूली सा हो रहा है, बार बार गला ख़राब हो रहा है, तो ओरल वैक्सीन जैसे मैंने कतरों वाले, उससे हम ट्रीट कर लेते हैं। टॉन्सिल्स बार बार हो रहा है, ज़्यादा शदीद बुखार आ रहा है, यू आर गोइंग ऑफ वर्क, स्कूल छूट रहा है, तो ऐसे में फिर टॉन्सिल्स की सर्जरी करनी पड़ती है। अगर 5-6 दफ़ा ज़्यादा साल में हो रहा है तो ठीक है। लोगों को ये कि कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होती हैं आफ्टर सर्जरी? टॉन्सिल्स नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, इट्स अ वेरी सिंपल सर्जरी। अगर प्रॉपरली की जाए, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ की होती है जी। बाहर निकले तो आप सड़क से क्रॉस कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन है कि आप कहीं ना कोई जहाज में आप बैठ रहे हैं तो भी आपको रिस्क है कि अल्लाह खैर करे आप खैरियत से पहुंच जाएंगे। सो लाइफ में रिस्क तो हर वक्त आपके साथ है। वो चीज़ प्रायोरिटी कितनी है आपकी, ये जो है ये उस रिस्क को कहीं ना कहीं पीछे। और टॉन्सिल की सर्जरी बड़ी मामूली सर्जरी होती है। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो टॉन्सिल्स पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर फसीउल अमीर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से ब्रेक में भी जो है ना, वो जब डॉक्टर बैठा होता है ना तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप भी जो है ना वो बीमार से हो गए हैं। ये एक फीलिंग आने लग जाती है डॉक्टर साहब के साथ बैठने के बाद ना। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। अल्लाह आप सबको भी खैरियत से रखे और इन्जॉय करें आप लोग अपनी ज़िंदगी को और इस मौसम को। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे टॉन्सिल्स के लिए। आपने कहा कि अगर टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है तो आपको उसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए। बड़ी माइनर सी होती है, लेज़र किया जाता है नॉर्मली। डॉक्टर साहब ऐसे ही लेज़र करते हैं? लेज़र टॉन्सिल में इतना ज़्यादा वो नहीं। फिर आप लोग क्या करते हैं? अलबत्ता टॉन्सिल के साथ जो एडिनॉइड्स होते हैं वो मैं उसमें लेज़र इस्तेमाल करता हूँ और टॉन्सिल में भी बाय चॉइस ऑफ पेशेंट। लेकिन एडिनॉइड्स जो है टॉन्सिल की तरह ग्लैंड्स होते हैं, नाक के पिछले हिस्से में होते हैं, जिससे बच्चे बेचैन होते हैं, खराटे लेते हैं और अगर खाली टॉन्सिल कर दें तो भी उनको फ़ायदा नहीं होता। एडिनॉइड्स करना ज़रूरी होता है। ठीक है। इसलिए बच्चों के जो लोग सुन रहे हैं, बच्चों के अगर सर्जरी आप करवाने जा रहे हैं, प्लीज़ एडिनॉइड का एक एक्सरे ज़रूर करवा लीजिए। ठीक है। एडिनॉइड जो मैं करता हूँ वो करता हूँ एंडोस्कोप से, कैमरे से, लेज़र से, माइक्रोडेब्राइडर से, शेवर से। तो ये तरीका इलाज जो है, दिस इज़ द लेटेस्ट, दिस इज़ द बेस्ट एंड दिस इज़ विद नो रिकरेंस। अच्छा, ये मैं डॉक्टर से कहूंगी कि मेरे एडिनोइड्स का जो है वो एक्सरे करें? डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो खुद एक्सरे करके? डॉक्टरों की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं तो यहाँ पे आगाही दे रहा हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर, अगर आपको पूरा हक है कि आप पूछें डॉक्टर ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप डॉक्टर से पूछें कि आपके हाथ भी साफ हैं कि नहीं, मुझे हाथ लगा रहे हैं। Why not? It's your right. It's the patient's right to ask a doctor कि जी आपके इंस्ट्रूमेंट का आपको काम कराना है कराएं, नहीं तो जाइए प्लीज। ऐसे भी डॉक्टर्स मौजूद हैं डॉक्टर साहब। नहीं, वो तो है, लेकिन हमारे पास राइट्स की बात होती है तो मरीज का भी एक हक है। तो मैं ये आगाही दे रहा था कि बाज़ वक़्त एडिनॉइड्स होते हैं
तो अगर बच्चे बेचैन सो रहे हो, खाली टॉन्सिल की तरफ ध्यान जा रहा है कि टॉन्सिल बड़े हुए हैं, बार बार ख़राब हो रहा है, डॉक्टर ने बताया, आप उनसे ज़रूर पूछ लें कि एडिनॉइड की भी डॉक्टर साहब एक्सरे करा लें। ओके ओके, ठीक है ना? क्योंकि इसमें मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं लोग, इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होता। अगर आपका बच्चा छोटा है तो बार बार उसका स्कूल ऑफ हो रहा होगा क्योंकि इतना गले में दर्द रहता है, बार बार गले का ख़राब होना, खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक तकलीफ़ रहती है गले में जो बार बार बुखार की जो है वो अलामत बनती है। एक बात और कह दूँ मैं कि टॉन्सिल्स ऐसा कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन है, करवाने के बाद सोचते हैं कि ज़रूरी भी था या नहीं। ओके। टॉन्सिल्स की सर्जरी बिला वजह भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी इंडिकेशन होने चाहिए। मैं टॉन्सिल बहुत कम करता हूँ। अच्छा, कोशिश ये होती है कि वो दवाओं से ठीक हो जाए, राइट। क्योंकि सर्जरी तो बड़ी आसान सी है, बड़ी मामूली सी, लेकिन सर्जरी बाद में तकलीफ बच्चों को हफ्ते भर रहती है। आप किसी को क्यों तकलीफ देते हैं अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो। ASO टाइटर ज़रूर करवाता हूँ अगर वो बड़ा हुआ हो, या फिर ऐसे बच्चों को जो बार बार आ रहे हैं तो फिर करवा लें मेरे ख्याल से कोई रिग्रेट नहीं होता आपको कराने के बाद। मैंने भी करवाया था। हाँ। लेकिन ये होता था कि पहले आपकी अटेंडेंस ही नहीं होती थी स्कूल में, हर इतनी लीव्स होती थी, बट आप जब सर्जरी से गुजरते थे, यस, आपको एक सर्टेन टाइम तक, 1 वीक 10-15 डेज आपको बहुत पेन फील होता है। आपको कुछ एहतियात भी करवाने को, आपको माउथ एक्सरसाइज, चोइंग गम्स, आइसक्रीम, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो शायद आप टॉन्सिल्स में पहले इस्तेमाल नहीं करते, वो जब आप एहतियात के दिन होते हैं उसमें आपको ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। बट उसके बाद आपकी रूटीन बहुत अच्छी हो जाती है, आप एक अच्छी हेल्दी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, जहाँ बार बार अगर आप ऑफिस में काम करें या स्कूल है, वैसे तो कहते हैं कि यंग एज में, मतलब अगर बच्चों को आपको पता चल गया है कि टॉन्सिल्स हैं और डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहा है, तो 7, 6, 8 साल की उम्र में डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा लेना चाहिए। 3 साल के बाद टॉन्सिल की एज जो है ना, जो ज़्यादातर बाहर यूरोप में होते हैं, बिटवीन 3 to 7 ईयर्स। ओके। जिससे हमारे लोग डरते हैं बच्चा छोटा है, छोटे बच्चों को दर्द बहुत कम होता है। बड़ों में, अडल्ट में आप टॉन्सिल करते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है। राइट। और बच्चों में अगर टॉन्सिल कर दें तो उनकी ग्रोथ वगैरह पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके खा पी लगते हैं जी। उनकी ग़िज़ाइयत सही हो जाती है, इंटेक सही हो जाता है। Right. और अगर एडिनॉइड की वजह से उनके ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंच रही तो वो सब उनके मतलब ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द ब्रेन रिफ्रेशमेंट, कि अगर फ्रेश रहेगा ब्रेन ऑक्सीजन पहुंचेगी। बच्चे वो जो कराटे लेते हैं, बेचैंस होते हैं, उन बच्चों में एडिनॉइड भी होते हैं टॉन्सिल के अलावा। यानी टॉन्सिल का ऑपरेशन तो मामूली है, लेकिन एडिनॉइड का मामूली नहीं है, उसको बड़ा ख्याल से किया जाता है। ठीक है। एडिनॉइड भी टॉन्सिल की तरह टिश्यूज हैं जो नाक के पीछे हैं, और एडिनॉइड की वजह से बाद बच्चे कम भी सुनते हैं, कान में बार बार हाथ ले जाते हैं, कान की तरफ दर्द होता है। तो ये बहुत मिस हो जाता है ऐसे बच्चों को जो बार बार कान की तरफ हाथ ले जाते हैं, बच्चे माँ बाप को समझ नहीं आता। देखिए, बच्चा जब छोटा है, कान में दर्द है, बता नहीं सकता, सर हिलाता है, ठीक है। ज़रा सा बड़ा हो जाए तो कान की तरफ हाथ उठाएगा, रातों को रोएगा। तो इस पर आप यू हैव टू सी एन ENT सर्जन, प्रॉपर ENT सर्जन। अच्छा, मुझे आपकी बात से ही याद आया, आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि पंजाब के किसी शहर से उनकी कॉल थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेबी है उसको 6 मंथ्स का है, और वो बार बार जो हाथ है ना वो अपने कान की तरफ लेकर जाता है, और उसको शायद वहाँ इरिटेशन है, तकलीफ़ महसूस करता है, तो उसके लिए कुछ सजेस्ट कर दिया जाए। तो डेफिनेटली वो उनको भी यही कहा, बोल नहीं सकता तो हाथ के जरिए आपको बता रहा है कि मुझे तकलीफ है। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर बच्चा हाथ लेके जा रहा है? अगर आपका उसका सही वक्त पे इलाज नहीं करा तो कान से पानी आता है, नमी सी निकलती है। ओके। तो इसका मतलब कान का पर्दा फट गया है। ओह माय गॉड। तो वन हैज़ टू टेक दिस पेन वेरी सीरियसली। और अगर बच्चों को दूध पिलाते हुए सर ऊपर करके पिलाएं तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। फीडर भी दें तो सर ऊंचा रखें, ठीक है। और इसको बचा लें, क्योंकि कान में एक दफ़ा पानी आ जाए तो इसका कान के पर्दे में सुराख हो गया है। और कान के पर्दे का सुराख फिर क्रॉनिक हो जाता है, पता नहीं लगता, नमी रहती है अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देना कम होने लगता है। और वो 3 हड्डियाँ जो कान के पर्दे से लगी उनमें से जॉइंट्स गल जाते हैं तो सुनाई देना कम हो जाता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हो चुका है और जो रियलाइज़ नहीं करते हैं। एक कान उनका डाउन है, दूसरे कान से काम चला रहे हैं। लेकिन ऐसे ही बच्चे जब जाते हैं जॉब्स के लिए, उनमें फिर
मेडिकल फिटनेस आ जाती है, प्रॉब्लम होती है। इवन कि अगर स्कूल भी बच्चे जा रहे हैं और जब आपको आवाज़ ही नहीं आएगी तो आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, तो उन बच्चों को टीचर्स भी बड़ी अपसेट होती है। अब तो बल्कि स्कूल जाने से पहले भी आपके बच्चों को अपना टेस्ट एक करा लेना चाहिए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप चेक कराएं बच्चा प्रॉपर सुन रहा है नहीं सुन रहा है। बाद में क्लास में उसको कहा जाएगा कि ये परफॉर्म नहीं कर पाता, सुनता नहीं है, एक्टिव नहीं है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है इसका, उसमें बच्चे का कसूर नहीं है, ये माँ बाप की और स्कूल मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है ना डॉक्टर साहब की तमाम टेस्ट करा लिए जाए। पेरेंट्स फर्स्ट राइट, कि वो जो है डॉक्टर साहब कौन सा टेस्ट किया जाता है हेयरिंग के लिए? बच्चों के देखिए 5 साल से बच्चों में ऑडियोमेट्री जो सुनाई देने के टेस्ट हम कर नहीं सकते, राइट। लेकिन अगर बच्चों को आप नोटिस कर रहे हैं पैदा होते ही कि रेस्पॉन्स नहीं है, या जोर से दरवाज़ा बंद हुआ बच्चे ने कुल बुलाया नहीं, या कोई चीज़ गिर गई बच्चा फिर भी सो रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। एक मेरे पास कल बच्चा आया जो 2.5 साल की बच्ची थी, 2.25-3 साल की, कहने हमें लगता है कम सुनते, भाई पहले क्यों नहीं नोट किया? तो ये आपका फ़र्ज़ है एज ए पेरेंट्स कि अगर नोटिस करें थोड़ा सा भी डाउट हो तो 3 महीने के बच्चे का भी हियरिंग टेस्ट हो सकता है, दैट इज नोन एज बेरा टेस्ट, ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। नाम बड़ा है लेकिन उसको सिंपलीफाई में बेरा टेस्ट कहते हैं। बेरा टेस्ट कहते हैं। तो बहरे के लिए बेरा टेस्ट। तो वो बेरा टेस्ट अगर आप करवा रहे हैं तो पता लग जाता है, 3 दिन के बच्चे में पता लग सकता है सुनाई देना है या नहीं। ओके राइट। तो ये जो टेस्ट है दिस आर वो सुला के करते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते आवाज़ आ रही कि नहीं, तो ये टेस्ट करके हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, लेवल ऑफ हियरिंग भी पता लग जाती है। सही। और ये लास्ट टाइम भी डॉक्टर साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर बच्चे को समझते हैं। एक कुछ ही टाइम बाद अब तो माशाल्लाह से बच्चे भी जो हैं वो इतने समझदार हो गए हैं, आप उनको आवाज़ देते हैं ना तो वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, वो नेक आपकी तरफ टर्न करते हैं, वो स्माइल करते हैं कि हाँ वो सुन रहे हैं, वो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, स्माइल के ज़रिए रिएक्शन देते हैं आपकी तरफ नेक। लेकिन अगर आप आवाज़ भी दे रहे हैं और बच्चा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आपको इन्वेस्टिगेट करना है। या डॉक्टर साहब एक और चीज़ कहते हैं कि बच्चे को सुला कर नींद में भी आप उसको जोर से आवाज़ दें, क्योंकि बच्चा घबरा जाता है। तो नहीं, माँ की आवाज़ पहचानता है। माँ जो सोने के फ़ौरन 5 मिनट में गहरी नींद से पहले जोर से आवाज़ दे तो बच्चा हिलेगा, रिस्पॉन्स देगा। ओके अच्छा, और एक और भी चीज़ की जाती है, मैं ये नहीं कह रही कि जो घर के बड़े कहते हैं वो गलत है, बहुत अच्छी बात है। जिस घर में बड़े होते हैं उस घर में ही बरकत होती है और उस घर में बहुत अच्छे से बच्चों की परवरिश हो रही होती है, क्योंकि उनका तजर्बा जो है वो उनकी परवरिश में शामिल हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी की जाती हैं कि ऑयल गर्म करके डाल दो या मुख्तलिफ तरह की चीज़ें कि नहीं इस पर इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, ये तो नुस्खों से और इन्हीं चीज़ों से घर में ठीक हो जाएगा। इतना छोटा बच्चा है, डॉक्टर से उसको बचा रहे हैं। टोट के इस्तेमाल ना करें, ऑयल डालना कान में डॉक्टर साहब, टोट के इस्तेमाल ना करें, टोट के इस्तेमाल ना करें। आपने बात ही खत्म कर दी। ओके जनाब, और मंडी भाउद्दीन से राशिदा ने हमें कॉल किया और उनका मैसेज हम शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया राशिदा आपकी कॉल का। कहती है मेरी सिस्टर है, उसको अब ये चीज़ ज़ाहिर हुई है कि वो अस्थमा की पेशेंट है और शी इज़ प्रेगनेंट, सो वो 8 मंथ्स प्रेगनेंट है। तो वो कह रही है कि क्या इसकी वजह से मुझे कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगी? अगर आप इस बात का जवाब देना चाहें तो डॉक्टर साहब, क्योंकि वो अब उनको पता चला कि अस्थमा, यू हैव टू सी अ चेस्ट स्पेशलिस्ट और अस्थमा को कंट्रोल में रखें। इनहेलर्स वगैरह ले सकते हैं इवन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये नहीं मैं कह सकता हूँ राइट मतलब आपको प्रॉपर जो है इस एस्थमा को डील करना होगा, क्योंकि इसमें जब बहुत सिवियर कंडीशन हो जाती है तो आप खुद ब्रीद नहीं कर पा रहे होते, आपको ब्रीद ही नहीं हो पाए। जब आप खुद सांस नहीं लेंगे तो आपके अंदर जो ज़िंदगी मौजूद है उसके लिए भी जो है वो चीज़ें शायद, क्योंकि मैं मेडिकल नहीं जानती, लेकिन क्योंकि सांस जब आप खुद प्रॉपर लेंगे तभी आपके अंदर जो वजूद मौजूद है वो भी सांस ले पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो भी आपको इन्हेलर्स दिए जाते हैं, अगर आपको न्यूबलाइज करने के लिए कहा जाता है, जो भी आपको सजेशन दी जाती हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। यही डॉक्टर साहब हम इस वक्त इनको सजेस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे लास्ट में, क्योंकि वक्त भी वापस ख़त्म हो रहा होगा, हम बात कर रहे थे कि छोटे बच्चे जो है वो हाथ लगाते हैं कान में अगर उनको दर्द हो रहा होता है। बहुत सारे बड़े ऐसे हैं जिनको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा होता है और वो कान में कॉटन लगा के कान ब्लॉक कर दिया। कॉटन बड का इस्तेमाल मना, ठीक है, सॉरी, ओके, अक्सर वो दर्द कर देता है, सूजन हो जाती है, ठीक है। टिश्यू से कान साफ कर लें। ये है टिश्यू, आप मुझे बताएं मैं टिश्यू से कान कैसे साफ करूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कॉटन बड का इस्तेमाल आप हमेशा मना करते हैं ना किया जाए। इसको फोल्ड करें, ओके, ये 2 फोल्ड हो गए और फोल्ड कर लें
और मेक अ कोन ऑफ इट, ये कोन बना के इस तरह साफ करें, कॉटन बड से नहीं। दिस टिश्यू इज सॉफ्ट, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर, कान को जब पानी को जज्ब कर लेगा और कॉटन बड की इंजरी नहीं होगी फिर इससे। ठीक है, तो ये जो है सॉफ्ट है, या कान में ऐसे रख के हिलाएं ऐसे तो कान का पानी निकल आएगा नहाने के बाद। तो ये टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए, कॉटन बड का इस्तेमाल हम सब मना करते हैं। राइट, तो आपने बच्चों को भी यही आदत डालनी है, कॉटन बड इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि डॉक्टर साहब का कहना ये है कि उस अक्सर जो है जब आप कॉटन बड से कान साफ कर रहे होते हैं तो अक्सर आप अपने पर्दे को भी डैमेज कर लेते हैं ना, वो उस पे भी किया है जी ना। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। सूजन ईयर कैनाल में ज़्यादा होती है, लेकिन एक दो बहादुर लोग थे उन्होंने कान के पर्दे तक पहुँच गए। तो बात जब कान में इस्तेमाल करते किसी ने हाथ लगा दिया बच्चे ने तो कान का पर्दा ही फट गया। तो देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम आनी चाहिए। कॉटन बड नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। और मतलब डॉक्टर साहब का कहना ये है कि उसका इस्तेमाल जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, सो इसलिए जितना हो सके उतना आप एहतियात कीजिए ताकि किसी नुकसान से जो है या किसी प्रॉब्लम से, किसी बीमारी से जो है वो बचा जा सके, क्योंकि कान का दर्द भी इतना शदीद होता है आपको कि समझ ही नहीं आ रहा होता आपको कि इसको ठीक कैसे करना है। पेन किलर्स ही आपके पास ऑप्शन होता है कि, और अल्लाह ना करे इन्फेक्शन हो जाए, और जब आपको गला ख़राब होता है तो भी ये कनेक्शन ऐसा है कि आपका कान ख़राब हो जाता है, कान आपका दुखने लग जाता है। ये अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है बिल्कुल कनेक्ट होता है, नाक के पिछले हिस्से में जो ट्यूब खुलता है कान से कनेक्ट करता है, वो बंद होने के बाद कान में दर्द होने लगता है। तो वो फिर आप जब गले के लिए नवा खाएंगे तो उससे फिर आपका जो है वो कान का जो है प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि एक सेम कनेक्शन है। जो अगर आपको एयर का प्रॉब्लम है तो आपको नोज़ में भी इरिटेशन महसूस होगी, आपको गला भी थोड़ा ख़राब लगेगा। थ्रोट का प्रॉब्लम है तो भी आपको कानों में जो है वो इरिटेशन हो रही होती है। कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपने एयर क्लीनिंग ही नहीं कराई होगी डॉक्टर साहब। उसको हम लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देते इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि हमें लगता है जब दर्द होगा, जब कोई मसला होगा तो भी हम पहले सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, फिर जब चीज़ बिगड़ जाएगी तो ठीक है, फिर तो हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं ही, तो फिर हम बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे। तो कानों की क्लीनिंग, एक तो आपने बताया कि जब भी आप शावर लें उसके बाद आप इस तरह अपने कानों को साफ़ कर सकते हैं, और क्या तरीका है कानों को साफ़ रखने का? कम टू आवर क्लिनिक। आपकी क्लिनिक है? अच्छा, आप लोग किस तरह क्लीन करते हैं? डॉक्टर के पास आना है इससे बिग डील। खुद से साफ थोड़ा सा जैसे टिश्यू से होता है कर ले, उसके बाद भी बंद लगे तो सी आई एन सर्जन। और मैं तो माइक्रोस्कोप से कान को खुर्दबीन से देख के साफ करता हूँ। बैठे बैठे कान में साफ करने से थोड़ा दर्द भी हो सकता है, मैं बाकायदा कोच पे लिटा के खुर्दबीन से देख कर फिर मैं साफ करता हूँ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से। माई वे इज वेरी डिफरेंट। आप वो मेरे क्लिनिक में, हर क्लिनिक में मेरे पास माइक्रोस्कोप है। और उसके थ्रू जो है वो आप करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एयर सर्जरी से भी घबराते हैं। अगर डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि आपको एयर सर्जरी करानी है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, पर्दे का मसला है, पर्दे में सुराख है या पर्दे का कोई मसला हो गया है, तो कहते हैं नहीं, हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना, कान की सर्जरी नहीं करवानी, वो करवाएंगे तो कुछ हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि कान की सर्जरी के लिए एक तो you need to have an experienced doctor, proper trained doctor for the ear surgery. और ear surgery हमारे पास बहुत backward थी, honestly speaking. सही। अब कुछ बेहतरी आई है। अच्छा। और अब लोग ट्रेन हो रहे हैं। ईयर सर्जरी के नतायज पूछें डॉक्टर से, आपने कितने किए, अपने रिजल्ट बताएं। अब पूछें, डॉक्टर पूछते नहीं। और हर कोई ईयर सर्जरी नहीं करता है। सही। और ईयर सर्जरी बदनाम है कि उसके नतायज नहीं होते। मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। I've got almost 97% in perforated ears which are dry. ठीक है ना, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। ये गलत बात है, एक मिथ है, क्योंकि सर्जरीज होती हैं शायद लोग एक्सपेंसिव तो होती है भाई, क्योंकि चीजें बड़ी एक्सपेंसिव, मशीनें बड़ी एक्सपेंसिव है। तो एक आम आदमी है जो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर रहा। अर्ज ये है कि मेरे पास मंडे मेरे पास फ्री ओपीडी करता हूँ। इंडस में फ्री ऑपरेशन होते हैं, मेरे पास फ्री ऑपरेशन होते हैं। मंडे मेरे पास रजिस्टर जो लोग हैं, ठीक है, वेटिंग लिस्ट पर है, जब आपको उसमें जगह होती है हम बीच में बुला लेते हैं लोगों को फ्री सर्जरी के लिए। ये एक बहुत कान अच्छी की सर्जरी के नतायज हैं बहुत अच्छे हैं। प्रॉपरली कौन कर रहा है? आप माइक्रोस्कोप से अगर डॉक्टर देख रहा है अपनी ओपीडी में, तो इसका मतलब हिज एक्सपीरियंस, ही हैज गॉट गैजेट्स। तो आप अपने क्लिनिक में जा रहे हैं, देखें
क्या उसके पास वो खुर्दबीन है जिससे वो देखता है? सही। तो ये पेशेंट का राइट है कि वो ये तमाम चीज़ों को जो है वो जाने। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।